सकीन। कमरे के हालात वाक़यात देख के लग रहा है कि इन्होंने कुर्सियों से ज़्यादा एडमिशन करने की कोशिश की है, क्योंकि पहले दिन तो औसतन 30-35% बच्चे नहीं आते। तो इन्होंने फिर ये सोचा होगा कि पहले दिन कुछ 30-35% नहीं आएंगे, अगले दिन जो आए हुए थे पिछले दिन उनमें से नहीं आएंगे और वो वाले आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इन्होंने कमरे से 35% ज़्यादा एडमिशन कर लिए होंगे। तो वही जो मेरा अंदाज़ा था कि अच्छा भला वो ऊपर वाले कमरे में सेट हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट का एक और बैच उन्होंने दे दिया। तो इनसे एक दफ़ा पूछ लेंगे एंड पे कि क्या सिचुएशन है और उनसे बंद करवा देंगे कि भाई अब जो है ना वो किसी ना किसी बच्चे का हक मारा जाएगा। क्या आप लोग इज्जत से बैठे हुए हैं सही से? कहीं को बहुत ज़्यादा मुश्किल में तो नहीं बैठा हुआ? ठीक है, मतलब ओवरऑल बेंचेस नहीं है, हर किसी के पास अपनी अपनी कुर्सी और तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है जी, बिजनेस लॉ के बारे में क्या सुना है आप लोगों ने? बस ये सुना है कि एक पेपर होता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका आज या कल पीआरसी का रिजल्ट था? कब आया रिजल्ट? आज आया ना? कितने ऐसे लोग हैं जिनका पीआरसी का रिजल्ट था? ठीक है, तकरीबन 10 से 15%। क्योंकि अब पीआरसी ऐसा हो गया है कि वो हर महीने चल रहा है, तो इसलिए पहले ये होता था कि पीआरसी का एक पूरा बैच आता था और फिर सब्जेक्ट स्टार्ट होता था। फिर हम क्या करते थे, हम उन बच्चों के लिए वेट करते थे 10, 12, 15 दिन का कि वो लोग ज़रा थोड़ा सा सांस ले लें और फिर आ जाएं। लेकिन अब बच्चे टूट गए हैं और ऊपर से इस सब्जेक्ट में अक्सर लोग तो फास्ट ट्रैक ले लेते हैं कि उन्होंने किसी टाइम पे, फॉर एग्जांपल आप अभी बैठे हैं, तो अगर किसी बच्चे ने जून के आसपास अपना पीआरसी दिया, जुलाई के स्टार्ट में क्लियर कर लिया, तो वो अटेम्प्ट उठा देता है सितंबर की और फास्ट ट्रैक में बिजनेस लॉ दे देता है। तो इस सब्जेक्ट में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। मेरी आवाज़ एंड तक ऑडिबल है? ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, तो शायद कॉलेज वालों ने इसीलिए जोशो खरोश में साथ साथ एडमिशन करते रहे, लेकिन अब कमरे से ज़्यादा एडमिशन हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में उन्हें बंद कर देना चाहिए, तो वो हम उन्हें कह देंगे। पीआरसी से जो लोग आए हैं और जो लोग थोड़ा सा पहले पीआरसी करके बैठे हुए थे, उन सब लोगों को बता दूं कि पीआरसी और कैफ में अच्छा खासा फ़र्क है। आपने नोट किया होगा पीआरसी के सब्जेक्ट की पास रेशो और यहाँ पे जो पास रेशो है उसमें अच्छा खासा फ़र्क है। फिर जब आप सब्जेक्ट्स उठाते हैं, तो अगर आप में से किसी ने 4 सब्जेक्ट उठाए हैं तो वो बड़ा जुल्म है। आइडियली ज़्यादा से ज़्यादा पेपर शुरू में उठाने चाहिए 3, और उसमें भी आइडियली अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम कैफ दे रहे हैं तो आपको कैफ 1, कैफ 2 और कैफ 4 उठाना चाहिए। कुछ लोग जज्बाती हो कि कैफ 3 उठा लेते हैं। कॉस्ट का पेपर है, काफ़ी एनालिटिकल पेपर है, और एक वक्त में FR1 और कॉस्ट ये दोनों इकट्ठे थोड़ा सा मुश्किल से हैंडल होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा बैलेंस रखने के लिए इसमें बिजनेस लॉ ऐड कर लेते हैं। बिजनेस लॉ ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। और रीसेंट जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है उसमें बड़े अरसे बाद आई कि अपने बिजनेस लॉ में 40% से ऊपर बच्चे पास किए, वरना इस सब्जेक्ट का एवरेज पास रेट था 13%, 17%, 16%। आई के अपने ये इस पेपर के 2 टुकड़े किए, इसमें से कुछ कमती लॉ उठा के कैफ 7 में डाल दिया और इस पेपर को स्मॉल कर दिया, जिसके बाद इस पेपर में पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इस सब्जेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या सुना है आप लोगों ने? बच्चे एक नंबर से फेल हो रहे हैं। जी, मैं असल में सुनना चाह रहा हूँ ना, फिर उसके बाद बात करेंगे। उन्होंने कहा जी 1 नंबर से बच्चे फेल हो रहे हैं, 49 पे फेल। चले, वीडियो में क्लेम कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मुझे कैफ का कोई बच्चा इतने मार्क्स पे फेल दिखाइएगा ज़िंदगी में कभी, प्रोवाइडेड कि आपने अपनी आंखों से उसका रिजल्ट देखा हो, उसके मोबाइल पे नहीं, उसके लॉगिन पे जाके। मोबाइल के मैसेज भी बन जाते हैं, स्क्रीनशॉट भी बड़े प्यारे प्यारे बन जाते हैं, मैसेज भी बड़े प्यारे प्यारे से डेवलप हो जाते हैं। 49 पे फेल हुआ असल में कोई बच्चा मैं पिछले 7 साल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। जबकि हर अटेम्प्ट में, हर रिजल्ट पे मुझे कम से कम दर्जनों ईमेल्स में, बेतहाशा फेसबुक के टैग्स में बताया जाता है कि 49 पे बच्चा फेल हो गया है। और उसके बाद जब भी तहकीक शुरू की जाती है उस बच्चे से कहते हैं कि जी स्टैट्स शेयर करें, दिखाएं, ज़रा बताएं, या सामने बच्चा है तो मैं कहता हूँ आए लॉगिन करके देख लेते हैं, तो उसको अपना पासवर्ड भूल जाता है या कुछ और। तो एक चीज़ आप जहन में रख लें, आई कैप को जितना जालिम पोर्ट्रेट किया जाता है इतना जालिम नहीं है। कैफ में अगर वो 49 तक पहुंच जाता है तो मुझे 1-2 बड़े सीनियर बंदों ने अंदर के कहा है कि फिर हम उसको पास लाजमी कर देते हैं। हमारा दिल नहीं मानता कि अब 1 नंबर से बच्चा फेल हो।
फिर आप कहेंगे अच्छा फिर 48 पे दिल कैसे मान लेता है? ये जो 48 वाला बच्चा होता है ये 42 41 से इसका सफ़र शुरू हुआ होता है। जितने भी स्टूडेंट्स 40 प्लस पे होते हैं उनको एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू मिलता है, और अक्सर सवालों में जहां अल्टरनेट आंसर्स हो सकते थे, जो थोड़ा आई कैप ने मुश्किल सेट किए थे, उनको ऑप्शन मिलती है, उनके मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करता है आई कैप की किसी तरह से 50 क्रॉस कर जाए। तो एक कॉन्सेप्ट बच्चे अक्सर मानते हैं कि आई कैप धक्के से फेल करता है। मैं आपको बताऊँ आई कैप धक्के से पास करता है। ऐसी कोई मिथ नहीं है। आपने शायद पीआरसी में मिथ सुनी अपने दोस्तों से कि वो जी मेज़ पे रखे हुए होते हैं पेपर, पंखा चला देते हैं, जो उड़ जाता है वो उड़ जाता है। ठीक है, तो वो लोग सजेस्ट करते हैं कि एक्स्ट्रा शीट लगाना, पेपर भारी हो जाएगा, जब वो पंखा चले तो वो ना उड़े। तो ऐसा नहीं है, यहाँ 100% मेरिट पे होता है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितनी मर्जी करप्शन हो, आई कैप भी सम हो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जैसा इदारा तो है, बट यहाँ आपको ना पेपर आउट हुआ हुआ नज़र आता है और ना आपको नज़र आता है कि किसी ने पैसे दिए और पेपर पास कर लिया। उनके अपने टॉप मैनेजमेंट के लोगों के अपने बच्चे भी पेपर दे के फेल हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ खूबसूरत है कि यहाँ पे मेहनत करने वाले को अपना प्रॉपर सिला मिलता है। आप लोग ज़्यादातर चूँकि पीआरसी से आ रहे हैं, तो सीए के बारे में आप लोगों ने क्या सुना हुआ है? आज थोड़ी सी उस ओरिएंटेशन के साथ थोड़ा सा सीए के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत मुश्किल है, पीआरसी में तो ऐसा नहीं था जी। पीआरसी में ऐसा था, क्यूएम में ऐसा था, इंट्रो में ऐसा था, क्या इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही था? क्या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी ऐसा था? तो इसका मतलब ये है कि आई कैप ने वहाँ आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। दो पेपर जो आगे ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं वो क्यूएम का एनालिसिस, जो कि कॉस्ट में भी इस्तेमाल होता है, एमएफए में भी और जगह जगह, और इसी तरह से इंट्रो जो आपने पढ़ी है वो थ्रू आउट आगे चल रही होती है, और वही दो पेपर ज़्यादा टफ थे। तो कैफ के सारे पेपर कम से कम उतने टफ हैं जितना क्यूएम या इंट्रो टू अकाउंटिंग था। और मज़े की बात है कि उनके फिर रिजल्ट बहुत बेहतर हैं। कैफ के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते। तो जो लोग पीआरसी से आते हैं वो ये समझते हैं कि जी कैफ तो या सीए तो बड़ा आसान है और हमने अभी 5 पेपर 4 पेपर दिए, पास कर लिए, अब आगे भी काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कैफ के 3 पेपर वहाँ के 5 पेपर से डबल हैवी हैं। तो अब आपको एफर्ट्स डबल करनी पड़ेगी। इससे पहले कि रिजल्ट के वक्त आपको पता लगे कि आपके साथ क्या हुआ है, पहले दिन से वो एफर्ट चाहिए जो सीए में आने से पहले आपने माइंड बनाया हुआ था, जब सब लोगों ने कहा था सीए मुश्किल है। तो सीए में किस तरह का बच्चा ज़्यादा चलता है? सुपर इंटेलिजेंट, कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ फारिग हो जाते हैं, जिनको खुद पे भरोसा ज़्यादा होता है वो भी फारिग हो जाते हैं, क्योंकि उनसे फिर फेलियर बर्दाश्त नहीं होता। और जो मेहनती बच्चा है, मुसलसल कोशिश करता रहता है, लगा रहता है, वो पेपर पास भी कर लेता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए, डेली का डेली पढ़ना है। आप लोग अगर कैफ शुरू करने लगे हैं, अगर पहला टोटका जहन में रख लें, हर दिन पढ़ेंगे तो बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। जहाँ आपने एक दिन का काम अगले दिन पे डाला, वो दुगना नहीं तिगना हो जाया करेगा। फिर मैच नहीं होगा, फिर आप घबरा जाएंगे, फिर 1-2 लेक्चर स्किप हो जाएंगे और फिर पूरा सेशन लेक्चर्स के पीछे भागते रहेंगे। क्लास से माइनस हो जाएंगे, घर बैठ के रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू कर देंगे। मैं आगे आगे भाग रहा हूँगा, आप बहुत पीछे पीछे चल रहे होंगे। तो कोशिश करें कि हर दिन क्लास लें और हर दिन का घर जाके साथ साथ कवर करें। एट एनी डे 50 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम जब आपको घर जाके बिजनेस लॉ पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम। किसी दिन इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिवाय उस वीकेंड के जिसके बाद आपका कोई टेस्ट प्लान हो, कि उस पर एक दफ़ा बैठे और आपने अच्छी तरह से तैयारी की, उसको लिखने की कोशिश की सारा। घर जाके 50 मिनट से ऊपर असूलन आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको क्लास में समझ आई है तो घर जाके आपने किताब देखनी है। क्लास में हमने वही पढ़ा होगा जो आपके पास किताब में मौजूद होगा। मेरी आदत होगी कि मैं पढ़ाने के बाद आपको स्लाइड्स पे वो सब दिखा दूँ जो आपने घर जाके पढ़ना है। तो जो हमने हवा में पढ़ा वो फिर उसकी इंग्लिश रिलेट कर दूँ और वो आपको उस इंग्लिश के साथ एक दफ़ा तारुफ हो जाए, और जब आप घर जाके पढ़ें तो आपके पास वही नोट्स हों जिनको आपने याद करना हो। तो इन 50 मिनट्स में अगर आप जल्दी फ्री हो जाएं तो आप उसे लिखना शुरू कर दें, और अगर फ्री नहीं हुआ, 50 मिनट लग गए, तो वीकेंड पे एक दफ़ा बैठने और आपने लिखना है। इन सारी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा एंड पे आते हैं। लेकिन सीए के अंदर अब आपको एफर्ट करनी होगी, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो या थ्योरी का सब्जेक्ट हो, साथ के साथ करना है। जनरली मैं आपको बताऊं, जो अच्छे बच्चे होते हैं और जो साथ साथ पढ़ रहे होते हैं वो दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं कॉलेज के अलावा, बट डेली पढ़ते हैं। और जो डेली नहीं पढ़ते वो 6-6, 8-8 घंटे पढ़ने के बाद भी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते। और वो जो पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर रहे होते हैं, वो भी 10 घंटे तक किताब खोल के बैठे रहते हैं और उनसे पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि वो तो एक और बुक भी यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। कोशिश करें कि पढ़ाई को अकेले करें, पढ़ाई के साथ कोई चीज़ मिक्स ना करें।
अगर आपको पहले दिन बात समझ आ गई ना, आप पूरा सेशन आप थ्रू आउट अपने कैफ लोगों को हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे, क्योंकि आपने थोड़ा मगर डेली पढ़ना है। लोग हर वक्त पढ़ते नज़र आ रहे होंगे, हर वक्त आवाज़ार नज़र आ रहे होंगे, उनके चेहरे पे एक अजीब सी जो है वो हौलनाकी नज़र आ रही होगी, परेशानी नज़र आ रही होगी, वो वाकई ही में बहुत पढ़ रहे होंगे। लेकिन वो इस तरह से पढ़ रहे होंगे कि पढ़ते 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 अचानक से एक नोटिफिकेशन आई, फ़ौरन से मोबाइल खोल के देखा और फिर उस पर जवाब देना शुरू कर दिया और फिर वापस इधर आए, फिर दोबारा ज़ीरो से पढ़ाई शुरू होगी। तो कोशिश करें पढ़ाई ऐसे टाइम पे करें जब आप सोशल मीडिया से दूर हैं, जब आपके घर वाले आपको कम से कम तंग करते हो। दो ऐसे आइडियल टाइम होते हैं, कुछ होते हैं मेरी तरह के ख़राब लोग जो रात देर तक जागते हैं, उनके लिए फजर से पीछे वाला टाइम बड़ा अच्छा है। कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो सुबह फजर पे उठते हैं और उसके बाद जागे रहते हैं, उनके लिए सुबह वाला टाइम बड़ा आइडियल है। अभी आपकी क्लासेस जिस टाइम जोन में हैं, आपको दोनों में से कोई एक बड़ा परफेक्टली सूट करता है। तो किसी भी एक टाइम पे 3 से 4 घंटे आइडेंटिफाई कर लें, चाहे वो रात 12 से सुबह 4 हो, जिसके बाद फजर पढ़ के सो जाया जाए, या वो सुबह 6 से 10 बजे का टाइम हो। कोई एक टाइम जोन आइडेंटिफाई करें, पढ़ें, उसके बाद पूरा दिन हंसते खेलते नजर आएं, घूमें फिरें, कैंटीन पे बैठें, दोस्तों से बातें करें, मैचेस देखें, तबसरे करें, कॉलेज आएँ, क्लास लें, बच्चे पूछे, आपकी कोलीग्स पूछें आप भी किस वक्त पढ़ते हो, आप कहें यार मैं बस पढ़ लेता हूँ, पूरा दिन तो सुकून वाली पढ़ाई है, ऐसा क्या करना होता है। तो दुनिया को आप हंसते खेलते नजर आएँ, क्योंकि आप उस टाइम पर पढ़ते हैं जब सारे सो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे ना फेसबुक आपको तंग करेगा, ना व्हाट्सएप तंग करेगा। ये दोनों एक्सट्रीम टाइम्स हैं जिस टाइम पे ज़्यादातर लोग जागे हुए पाए नहीं जाते। आधे लोग उस टाइम पे सो रहे होते हैं और आधे लोग उस टाइम पे सो रहे होते हैं। तो ये टाइम एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लें, पूरे कैफ पूरा आगे लाइफ में आपको इतना सहूलत मिलेगी कि आपको कभी भी परेशान होकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और किसी दिन 4 घंटे टिक के बैठ के पढ़ के देखें बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। 4 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, आप आवाज़ार हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तीसरा ख़त्म, आप कहेंगे मैं 4 घंटे पूरे कैसे करूं, अगर आप वाकई 4 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो एक चीज़ शुरू से ये एक आदत बना लें, यकीन माने इतने रिलैक्स नज़र आएंगे आप हर किसी को। फॉर एग्जांपल आप रात पढ़ते हैं, रात 12 से लेके 4, चलो ठीक है वो ज़रा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, 11 से लेके 3, तो आप देखें फिर पूरा दिन आप कितने सुकून में। 11 से 3 तक आपने पढ़ा, थोड़ा सा आप जागे, आपने फजर पढ़ के सो गए, उसके बाद आप उठे 12 बजे, 11:30 बजे, उठ के आराम से 2 चहलकदमी वगैरह की। यहाँ की क्लास पहली 12:30 है, 1 बजे। टैक्स वाली किस वक्त है? ठीक है, तो 1 बजे पहली क्लास है, आराम से उठे, नाश्ता किया, रिलैक्स होके आके क्लास अटेंड की। क्लास अटेंड करने के बाद दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गए, कभी किसी के हॉस्टल बैठ के उसे तंग कर लिया, कभी कहीं वो, और वो यही कहेंगे यार ये पता नहीं किस वक्त पढ़ता है। और उस टाइम पे पढ़ना है जब आपको कोई तंग ना करे। तो यकीन माने अगर ये बात आपको पहले दिन समझ आ गई ना, तो आज की हमारी ओरिएंटेशन कमाल हो जाएगी कि आपको आगे तक ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। जो लोग दिन के टाइम पे उस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं ना, जब सब कुछ चल रहा होता है, तो कभी दरवाजे पे बेल भी हो रही होती है, कभी घर वाले जो है वो किसी काम के लिए भेज देते हैं, जो हॉस्टल वाले हैं वो बैठे पढ़ रहे होते हैं कि अचानक से दोस्त पास आके एक मूवी का प्लान बना रहे होते हैं। आपको मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो इतने जोशीले तरीके से प्लान बना रहे होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उस प्लान में फिसलते हुए एंटर होते चले जाते हैं। इवन उन्हें कुछ खाना खाने का भी प्लान करना है तो वो उसको एक फ़न इवेंट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, और आप फिर उनके साथ जाके एक जगह से बैठ के पराठे खा रहे होते हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ को। फिर बाद में आपको ख्याल आता है कि मैं तो पढ़ना भी था ना। एंजॉय करते वक्त ईमानदारी से एंजॉय किया, ना पढ़ते वक्त ईमानदारी से पढ़ाई की। तो पढ़ाई रखी एक्सट्रीम टाइम पे। क्लास लेना मजबूरी है, क्लास के टाइम पे आए, क्लासेस ली और चले गए, ना इससे पहले पढ़ा ना इससे बाद पढ़ा। पढ़ना है वो या लेट नाइट में या अर्ली सुबह में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट से हैं। जो लोग आदी होते हैं फजर पे उठने के और फिर उसके बाद नहीं सोते, जिनको लगता है कि दिन ज़ाया करने वाली बात है, तो उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है कि सुबह फजर के बाद से लेके वो नाश्ते के टाइम तक पढ़ते रहे। तो ये कर लें एक दफ़ा, आपको लगेगा कि कैफ में पीआरसी से कम पढ़ना है अगर आपने प्लान करके पढ़ा। बात समझ आ रही है? तजर्बा करके आपने देखना है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और करना कम होता है। जो लोग कहते हैं ना हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो एक वक्त में 4 काम कर रहे होते हैं। फेसबुक पे एक फेक अकाउंट बना के भी बैठे हुए होते हैं, वहाँ से अपने फेक अकाउंट से दूसरे फेक अकाउंट में मैसेज कर रहे होते हैं, फिर दोस्त को दिखा रहे होते हैं देख तेरे भाई को मैसेज आया है। और एक अलग ही दुनिया में होते हैं, ग्रुपों में घुसे हुए होते हैं, ग्रुप में सवाल भी खुद उठाते हैं, जवाब भी खुद देते हैं, फिर आपस में लड़ना भी खुद ही शुरू कर देते हैं अपनी 2 अकाउंटों से।
तो करें पूरा दिन ये सब शुगल, कोई मसला नहीं है, आपका हक है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फन टाइम हो, लेकिन फिर पढ़ाई के टाइम को थोड़ा सा पाक रखें। एंजॉय करें तो फुल एंजॉय करें, पढ़ें तो फुल पढ़ाई करें। ये एक दफ़ा ये मान के देखें, आपको मज़ा आएगा। इससे पहले कि हम ओवरऑल गाइडेंस में ज़रा ज़्यादा बह जाएँ, वो सारी हमारे सेशन चलती रहेगी। थोड़ा सा आगे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं कि ये क्या है, आज का हमारा प्लान क्या है। कुछ ओवरऑल बुक्स के बारे में बात करनी है, इश्यूज़ आइडेंटिफाई करने हैं, इसमें चेंजेस क्या हैं सिलेबस में, आपने क्या करना है, हमारा सिलेबस किस तरह का है, कुछ थोड़ा सा एग्जामिनर के बारे में बात करनी है कि वो क्या सोचता है, किस तरह की बात करता है। तो एक एक करके आगे चलते हैं। टीचर का इंट्रोडक्शन तो नहीं कराना होता ना वो, मेरे ख्याल में अगर आपने क्लास में एडमिशन लिया है तो मतलब किसी ना किसी ने बताया होगा कि एक जो है वो कुछ गुजारा सा टीचर है, चल जाता है काम। चल मैनेजमेंट ने क्या किया कि एडमिशन में फंसाया आपको? नाम ही काफ़ी है, नहीं तो नाम तो सारों के ही होते हैं। क्या ऐसा क्या करके उन्होंने घेरा, उनके पास क्या की पॉइंट था? फोर्स किया है, दोस्तों ने कहा है, दोस्तों ने कहा यार अगर ना पढ़ना हो ना तो इनसे पढ़ लेना। सुकून, मतलब सुकून में लॉ हो जाता है। हाँ जी, तो मतलब इसीलिए मैंने पूछा था कि या तो इंट्रोडक्शन करवाया जाए, या अगर आप यहाँ बैठे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इंट्रोडक्शन, और आप लोग जो बता रहे हैं तो आपको तो अच्छा इंट्रोडक्शन मिला, इतना तो मैं भी नहीं अच्छा बता सकता। ठीक है जी, तो मैं बस एक जज्बाती टीचर हूँ और एक कसम खाई हुई है कि अपने सीए के गांव की फलाह बहबूद के लिए कुछ करना है। मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ वेंचर्स के थ्रू, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के थ्रू इसमें काम कर रहा हूँ। स्कैन्स में जो इनका सीए फाइनल का जो कैंपस है, ACC और सीए फाइनल का, वो जो ब्लू बिल्डिंग, वहाँ पे प्रिंसिपल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कुछ 10 से ज़्यादा किताबें हैं, और ऑन एवरेज एक सेशन में ऑनलाइन फ़िज़िकल मिला के कुछ 3000 के करीब बच्चे पढ़ा लेता हूँ। कुछ गुजारा हो ही जाता है हल्का फुल्का सा। इस सब्जेक्ट के हवाले से अच्छा, कॉलेज ने सबसे मेन बात ही नहीं बताई जो एडमिशन के लिए ज़रूरी थी, जिस पे मतलब एडमिशन जिस पे ऐसे फ़ौरन सेल होता है। इन तो लिख के भी नहीं लगाया होगा कहीं। पिछले सेशन में मेरिट सर्टिफिकेट इस सब्जेक्ट में मेरे स्टूडेंट का आया, ये आपको बताया ही नहीं उन्होंने, उसके बावजूद आपने एडमिशन ले लिया। तो इन्होंने कुछ उससे इन्होंने इसका मतलब कुछ उससे भी ऊपर लेवल की बात बताई है। छा गए हैं ये तो। मतलब अब आप ये देखिए कि कॉलेज जितना बेचारा वो आजिज़ी की तरफ माइल है कि मतलब लोग तो उछल के 15 साल तक उछल के जो है वो उसको प्रेजेंट करते रहते हैं, हमारा मेरिट आया है। तो रीसेंट अटैम्प्ट में एक बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट जो पिछले रिज़ल्ट में, अभी वाली अटैम्प्ट तो अभी हुई है, पिछले सेशन में एक स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया, और वो बड़ा मेहनती बच्चा था। और वो आपकी मोटिवेशन के लिए बता दूं कि वो सीए के लिए लाहौर आया और उसके बाद सबने उसे डरा के भगा दिया कि सीए तो होता ही नहीं। वो मायूस होकर सीए छोड़ के चला गया। फिर घर गया, अपने वालदैन को देखा तो उसने कहा इनको मैं क्या बुढ़ापे में तंग करूंगा, और मैं सीए नहीं करूंगा तो मैं और ऐसा क्या करूं जिससे मैं ज़्यादा कमा सकूं और मैं इनकी खिदमत कर सकूं। बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने सीए में दोबारा एडमिशन लिया, टाइम आगे गुजर चुका था। उसने फास्ट ट्रैक में बिजनेस लॉ उठा के दिया, 1.25 महीना बढ़ के। 9000 स्टूडेंट्स ने ICAP का एग्ज़ाम दिया तो उनमें उसने टॉप किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा अज़म कर लेना तो वो जो सीए छोड़ के भागा हुआ है वो आता है, एफर्ट करता है और मेरिट सर्टिफिकेट ले जाता है। और जेन्युइनली उस स्टूडेंट ने अपने वालिदैन को जो गिफ्ट दिया, उसकी आगे की सारी एजुकेशन फ्री है, यहाँ पे भी फ्री है, ऑनलाइन में भी फ्री है, उसको स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए, और जेन्युइनली उनकी है जो आप करना है। तो अगर आप अपने वालिदैन की हेल्प करना घर चला जाऊं ताकि मैं ये है कि आप पेपर से पास करके आप इससे कहीं ज़्यादा के लिए कर सकें, उनको घर लेके दे सके, उनको सहूलतें लेके दे सके। जो अपनी जवानी को खाने के लिए कुर्बान की है, तो उनके बुढ़ापे को या उनकी जवानी की जो इख्तितामी अयाम है उनको आप थोड़ा बेहतर तरीके से कर दें। ये सब करने के लिए पेपर टाइम पे पास करता हूँ। ठीक, तो बहरहाल वो मैंने कहा इंट्रोडक्शन वाला चक्कर भी होता था। ये है हमारा सिलेबस। नहीं आई क्या 20 से 25 कॉन्ट्रैक्ट, और फिर अदर बिजनेस लॉज है जो कि 35 से 52 नंबर
इसमें हम बहुत सारे लॉस पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके। दो प्रॉपर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फुल फ्लेज और पार्टनरशिप एक्ट काफ़ी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ये दो पोर्शंस बने हुए हैं, यानी आधा पेपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और बाकी आधा जो है वो रिमेनिंग पोर्शन से। अगर हमने सिलेबस जल्दी ख़त्म कर लिया, हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अगर जल्दी ख़त्म कर लिया तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दोबारा से रिवाइज करेंगे सारा का सारा इंशाल्लाह, ताकि हम चीज़ों को कवर कर सकें। तो ये ग्रेड है जो 5 से 8 नंबर की वेटेज है, ये एक चैप्टर अकेला। फिर ये 20 से 25 नंबर में चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर 5 तक आ जाते हैं। फिर 25 से 30 ये एक बड़ी ग्रेड है जिसके अंदर ये 5 चैप्टर्स आते हैं। आपको होते हैं इन 5 चैप्टर्स के मिला के सफ़े कितने हैं? 11 एग्जैक्टली 11, 25 से 30 नंबर। तो सिलेबस बहुत भारी नहीं है, मतलब पूरी किताब में जो टोटल सफ़े हैं वो 70 के करीब हैं, यानी कि जो नोट्स के पेजेस जो आपसे शेयर होंगे वो कुछ 70 के करीब हैं, जिसमें पूरा सिलेबस है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। ये पहले एक बड़ा पेपर होता था कि आपने उसके 2 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा ये है। तो ये फिर अदर बिजनेस लॉज आते हैं। इसमें ये जो पहले 3 है ना, ये पार्टनरशिप का लॉ कहलाता है, चैप्टर 11, 12, 13। चैप्टर 14 और 15 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का लॉ कहलाता है। उसके बाद ये जो आखिरी 3 चैप्टर हैं इसमें 2 लॉज हैं, तो 6 लॉज यहाँ पे हैं, 7वां इन दोनों में मिला के 8वां और 9वां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम है ये पाकिस्तान के आइन से निकला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो टेक्निकली हमारे सिलेबस में 10 लॉज हैं। तो लॉ ज़्यादा हैं, लेकिन सिवाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी लॉ की बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, हल्का 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 सा इंट्रोडक्शन है, जो इस पेपर को काफ़ी हद तक क्रैमिंग बेस्ड पेपर बना देता है। रीसेंट पेपर में तकरीबन 40 नंबर का पेपर ऐसा था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीज़ डिफाइन कर दो, वो चीज़ बता दो, इस चीज़ की लिस्ट बता दो, वो सारा जो एज इट इज़ किताब में से उठा के सीधा सीधा लिख देना था। तो लॉजिकल और रट्टा दोनों की मिक्सिंग है। तकरीबन हाफ पेपर लॉजिकल और हाफ पेपर रट्टा होता है। जो लॉजिकल होता है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत रट्टे का मार्जिन होता है, लेकिन जो प्योर लॉजिकल होता है उसको अटेम्प्ट करने की एक डिफरेंट अप्रोच होती है। तो ये हमारा एक ओवरऑल सिलेबस है। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ये ख़त्म करने के बाद फिर पार्टनरशिप वगैरह पे आएंगे और फिर किसी टाइम पे लीगल सिस्टम को कवर कर लेंगे। अब अगर आईकेएफ ने ये ग्रेड दी है तो क्या आईकेएफ इसे फॉलो भी करता है? नई स्कीम आई है 2 अटैम्प्ट्स पीछे, अभी तक सिर्फ 2 अटैम्प्ट्स हुई हैं नई स्कीम की जो इस सिलेबस के मुताबिक हुई हैं। अगर उसका एनालिसिस देखें तो 7 नंबर और 6 नंबर, ऑटम 22, स्प्रिंग 22, पिछली जो 2 अटैम्प्ट्स इसमें हुई हैं आईकेएफ ने इतने इतने नंबर का पेपर यहाँ से पूछा है, यानी उसने 5 से 8 वाली बात का एहतराम किया है। जब उसने 20 से 25 बोला तो उसने पूछा 23-24 नंबर का। जब उसने 25 से 30 कहा तो यहाँ तो इसको फॉलो किया, यहाँ उससे आगे ही निकला, पीछे नहीं गया। और जब 35 से 52 कहा तो 38 और 43। तो अगर मैं इनकी एवरेज निकालूं तो तकरीबन 40 एक नंबर यहाँ से, इसकी एवरेज निकालूं तो 30 एक नंबर यहाँ से, कोई 23-24 यहाँ से और कोई 6.5-7 यहाँ से। तो बस इसको प्लान करना है कि हमने किस इस तरह से कवर करना है। अब आप गौर से देखें तो 27 नंबर या इवन रिसेंट 32 नंबर उस पोर्शन में से जिधर टोटल 11 सफ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटेलिजेंटली थोड़ा सा प्ले अराउंड किया जाए, समझा जाए सब्जेक्ट को, तो बड़े अच्छे तरीके से बड़े आराम से मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो वजह है, या जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा जी नाम ही काफ़ी है, इस तरह से करके ये बिज़नेस लॉ के अंदर थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाकिस्तान में इस वजह से नोन हूँ कि मैं इसको आसान बना के पेश करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि इसको आसानी से कवर किया जाए, नहीं तो टीचर तो पहले दिन कहते हैं बस ज़िंदगी तबाह होने वाली है, 10 अलग अलग बिजनेस की हम लॉ पढ़ेंगे। बच्चे पहले दिन ही इतने आवाज़ार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है उन्हें कि 10 अलग अलग लॉ हमें तैयार करने पड़ेंगे, उनमें से अक्सर लॉ हैं 1.25 सफ़े के। तो हम थोड़ा सा यूँ चलेंगे, रादर देन कि आपको अजियत दी जाए, मैं आपको थोड़ा सा मोहब्बत कराने की कोशिश करूँगा सब्जेक्ट से। एक स्टेप आगे चलते हैं। मेन इश्यूज़ क्या हैं बिजनेस लॉ के? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब टीचर कहता है कि ये मुश्किल है तो बच्चों से होता नहीं, और जब टीचर कहता है आसान है तो कहते हैं आसान है तो पढ़ें क्यों? आसान है तो आराम से फेल करें, इतनी मुशक्क़त में जाने की क्या ज़रूरत है? तो मैं नॉर्मली इसे कहता हूँ कि ये इतना आसान है कि फ़ेल हो जाता है। लोग इसे इतना लाइट ले लेते हैं कि सारी तवज्जो कर देते हैं वो FR1 की तरफ, सारी तवज्जो कर देते हैं वो टैक्स की तरफ, और ये फिर फेल हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये बाकी अपने पड़ोसियों की निस्बत आसान है। इसके इर्द गिर्द जो पेपर हैं ये उनसे रिलैक्स है, तो लोग इसको ईजी गेम समझ के फेल कर देते हैं। रिटेंशन बहुत बड़ा मसला है, याद नहीं रहता।
आप समझ लेते हैं, उसके बाद आप 4 दिन बाद जब देख रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है बिल्कुल नई चीज़ है, आपने तो कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं। तो इसको रिटेन करने के ऊपर कुछ टैक्टिक्स हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कैसे करना है। आईकैप के सवाल कैसे अटेम्प्ट करने लोगों को समझ नहीं होता, रट्टे वाला सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, लॉजिकल सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हर सवाल को एक ही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं जिसकी वजह से उनको मुश्किल आती है। AFC या PRC से आए हुए बच्चे, अब आहिस्ता आहिस्ता PRC ज़्यादा वो हो रहा है, AFC की मिक्सिंग तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो PRC से आए हुए लोगों का ख्याल ये होता है कि CA में तो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पीछे आपने जो 5 सब्जेक्ट पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा टाइम 2 सब्जेक्ट्स को दिया, और इत्तेफाक की बात है दोनों न्यूमेरिकल थे, है ना, मज़ेदार इत्तेफाक। और थ्योरी को उतना टाइम नहीं मिलता, यहाँ पे भी ऐसा होता है, आप FR1 में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये बेचारा सब्जेक्ट रह जाता है। तो PRC की वजह से एक अप्रोच बन गई होती है कि CA में तो शुगल मुगल से भी काम चल जाता है, और दूसरा थ्योरियों को नहीं पढ़ना होता, वो वाली अप्रोच बिजनेस लॉ को ख़राब कर देती है। देन कम्स शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी। जैसे ये हुआ, मैंने आपको एनालिसिस दिखाया, अब क्या होगा, पेपर्स के करीब आपको फेसबुक पे बहुत सारे सियाने मिलेंगे, वो कहेंगे चैप्टर नंबर 1 कर लो, 5 कर लो, 8 कर लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, 99 नंबर का पेपर यहाँ से आना है। आप कहते हैं करना आया तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अगली दफ़ा अपने एनालिसिस को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लूँगा। तो होता ये है कि इस तरह के शॉर्टकट से काम ख़राब हो जाता है। आप पास पेपर्स में देखें तो आईकैप सवालों को मिक्स कर रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करे, चाहे 2 नंबर का सवाल कहीं से बनाना क्यों ना पड़ जाए। तो शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी नहीं करनी। जब सिलेबस कम है तो फिर ये क्यों सोचना कि ये वाला चैप्टर छोड़ दें या ये वाला करें, फिर सारा करना है और अच्छी तरह से करना है। बात समझ आई? एक स्टेप आगे चलते हैं। पेपर का पैटर्न क्या होगा? 15% MCQs होंगे, 85% सब्जेक्टिव होगा। उस 85% की आईकैप नॉर्मली ब्रेकअप ये देता है कि 40% नॉलेज बेस होगा और 60% एप्लीकेशन बेस। नॉलेज बेस बहुत पढ़ी लिखी ज़बान में रट्टे वाले सवाल को कहते हैं। नॉलेज बेस का मतलब ये है कि जहाँ हम बच्चों की नॉलेज चेक करेंगे कि उनको आता कितना है, आसान अल्फाज में हम देखेंगे उनका रट्टा कितना तगड़ा है। और एप्लीकेशन बेस का मतलब हम ये देखेंगे कि बच्चों को वो जो नॉलेज है वो अप्लाई करना आता है या नहीं आता, यानी कि जो लॉजिकल सवाल आता है कि ये सिचुएशन है, बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप दिमाग में एक लॉ लेके आते हैं और उस लॉ को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो लॉजिकल सवाल 60% और रट्टे वाले सवाल 40%। जब हमारा पहला वीक गुजर चुका होगा और इंशाल्लाह आप एक टेस्ट दे चुके होंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में 3 तरह के सवाल आते हैं और हर तरह के सवाल को सॉल्व करने की एक अलग अप्रोच होती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा पहला टेस्ट देने के बाद। पहले टेस्ट में मैं चाहूँगा कि आप अपने दिमाग से जो आपको समझ आ रहा है आप टक्कर मारें, आप कोशिश करें, ताकि जब मैं आपको बताऊँ तो फिर आपको पता लग जाए कि आप जो कर रहे थे वो सही था या नहीं था, और अगर सही था तो मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, और गलत था तो सही अप्रोच क्या है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये सारी बात हम इसमें कर रहे होंगे। तो 15% और 85%, ये बात समझ आई? आज का दिन हम सिर्फ सब्जेक्ट को ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? आईकैप की जो टेक्स्ट है वो सोर्स बुक के तौर पे मानी जाती है। आईकैप ने जब से अपनी स्टडी टेक्स्ट दी है वो कोशिश करते हैं कि अपनी किताब के अंदर आए। अब होता ये है कि स्टडी टेक्स्ट में कई जगह बीच में बार बार एग्जांपल्स आ रही होती हैं, कई जगह उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इसमें बिजनेस लॉ मेड ईजी के नाम से मेरी बुक है, जो थ्रू आउट अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान चल रही है, और लोग उसको बड़े आजमूदा नुस्खे के तौर पर एक दूसरे को, वो नहीं होता है वो फलाना बाबे का तावीज़ है, ये जो है ना ये तावीज़ पानी में घोल के डाल लो और उसके बाद जो है वो अगली 7 नस्लें जो है वो संवर जाएंगी। तो वो उस किताब उसमें किया ये है कि आईकैप की किताब को समराइज़ किया है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। वो नोट्स जो कि बुलेट्स में डिवाइड हुए हैं, वहाँ अगर एक पैराग्राफ चल रहा है और उस पैराग्राफ में 3-4 बातें हैं तो मैंने उसको एक लाइन की 5 लाइन्स बना दी हैं, उस तरह से कवर कर दी है जिसको याद करना भी आसान है और जिसकी लैंग्वेज आसान है। तो आप चाहें तो आप आईकैप की सोर्स बुक यूज़ कर अवेलेबल होती है। अभी आईकैप ने बिजनेस लॉ में कहा है कि रिवीजन कर रहे हैं किताब की। रिवीजन से मुराद हो सकता है वो कुछ एग्जांपल्स चेंज कर रहे हो सकता है वो कंटेंट में थोड़ी प्लस माइनस कर रहे हो। तो वो किताब जैसी सामने आती है तो पता लग जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी किताब भी होल्ड की हुई है, जैसी उनकी किताब आ जाती है वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको जब तक किताब नहीं आती तब तक हैंडआउट्स मिलते रहेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ना होगा उसके आपके पास हैंडआउट होंगे। अगर जो हम पढ़ चुके हैं उसमें बाद में आईकैप की किताब में कोई रिवीजन निकली तो हम उस रिवीजन पे भी काम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चक्कर ये है कि आईकैप की किताब आप यूज़ करें या उसके लिए सब मेरी किताब करें, एक ही बात है। अगर मेरी किताब यूज़ कर रहे हैं और क्लास ली हुई है तो फिर आईकैप की किताब की ज़रूरत नहीं है। आईकैप की किताब की तरह चलती है, एक पैराग्राफ देती है फिर नीचे 3 एग्जाम्पल दे देती है। क्लास होगा, मैं आपको
वो एग्जांपल्स ज़बानी बता रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। पेपर में हमने एग्जांपल्स नहीं लिखनी होती, पेपर में हमने वो टेक्स्ट लिखना होता है कि जो वो उन्होंने बताया कि लॉ, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर ए बी को एक लेटर भेजेगा कम्युनिकेशन के लिए तो उसका ये रूल है, और नीचे उस रूल को समझाने के लिए 3-4 एग्जांपल्स दी होगी। पेपर में सवाल आएगा तो वो रूल आएगा। तो मैंने किताब में एग्जांपल्स को उठा के किताब के एंड पे डाल दिया है और टेक्स्ट एक जगह इकट्ठा कर दिए, जिससे आपके लिए उसको रट्टा लगाना, उसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो बुक्स में अभी थोड़ा सा वेट है। ICAP मोस्ट प्रॉब्ली इसी हफ्ते के अंदर अपनी किताब फाइनल अपलोड कर देगा और उसी के ऊपर फ़ौरन हम अपनी किताब फाइनल कर लेंगे। आप लोगों को सॉफ्ट में इमीडिएटली अवेलेबल हो, मेरी किताब भी सब पे एक लिंक शेयर कर देंगे। और उसके अलावा कॉलेज जो आपको फिज़िकली भेज रहा है, वो जब फिज़िकल फॉर्म में किताब आएगी तो आप लोगों को फिज़िकली जो सामने आए हुए हैं उनको हैंडओवर हो जाएगी, और जो दूर बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उन लोगों को उनके घर डिलीवर हो जाती है, जैसा इनका हर सब्जेक्ट में तरीकाकार है। ओवरऑल टिप्स, ओवरऑल टेक्निक्स, इस पेपर को कैसे लेके चलना है, क्या करना है, मैंने आपको बताया। कुछ बातें जहन में रखने वाली हैं, जैसे कि डेली पढ़ना है, और डेली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 50 मिनट से ऊपर नहीं पढ़ना। किसी दिन अगर आप 50 मिनट से ऊपर पढ़ना पड़े तो आपने आके मुझे बताना है कि सर मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आपके पैटर्न में क्या प्रॉब्लम है कि आपको ज़्यादा देर पढ़ना पड़ रहा है। किसी भी दिन हम जितना पढ़ेंगे घर जाके उसे 50 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। भाई अगर हमने 1 घंटे में पढ़ा, मैंने 1 घंटे में उसके ऊपर बहुत सारा तबसरा किया, पिछले दिन का रीकैप था, सवाल जवाब हुए, बहुत सारी 2 वे कम्युनिकेशन हुई, मैंने पढ़ाने के बाद आपको वो सारी इंग्लिश यहाँ दिखाई, तो घर जाके अब आपको 50 मिनट से ऊपर क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। लेकिन घर जाकर अगर आप सोचें सर ने क्लास में दिखा दिया था, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, नहीं, तो फिर अगले दिन टोटल फ्लॉप हुआ होगा काम। आपने पढ़ना है। हाँ, वो लोग जो कि जिनकी आदत होती है कि पढ़ने के साथ रट्टा भी मारते हैं, उनको शायद कुछ दफ़ा 50 मिनट से ऊपर जाना पड़े। भाई अगर 70 सफ़े हैं और तकरीबन 70 के करीब लेक्चर्स हैं, तो बड़े कम दिन ऐसे होंगे जब मैं 1 सफ़े से ऊपर जा रहे होंगे। तो 1 सफ़ा पढ़ने पे, ख़ासतौर पे जबकि क्लास में वो पढ़ा हो, इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, 1 सफ़े को रट्टा मारने के लिए आप लोगों को कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप डेली रट्टा मारें, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डेली आप पढ़ें। आप वीकली बेसिस पे उसको राइट करें और उसको क्रैम करें। एक सेपरेट रजिस्टर, बुक शॉप पे जाके आपने कहना है जी मुझे एक बड़ा क्यूट सा रजिस्टर चाहिए, पतला दुबला सा, 100 सफ़े के आसपास का, वो रजिस्टर जिस पे सिर्फ बिजनेस लॉ लिखना है। आपने वीकेंड पे एक दफ़ा बैठना है और जो उस वीक में हमने पढ़ा है एक दफ़ा मेरी किताब सामने रखनी है, उसको एज इट इज़ छापा लगा लेना अपने पास अपनी राइटिंग में। 2 कलर्स यूज़ करें, 3 कलर करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अपना खूबसूरत किस्म का रजिस्टर बनाना है। आप जब लिख रहे होंगे तो लिखते लिखते आधा याद हो जाएगा। आपको शुरू में लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। वो जो उस चैप्टर को 10-10, 15-15 दफ़ा वापस आके देखना और फिर भूला वो और फिर से रट्टा मारना, उससे बेहतर एक दफ़ा उसे लिख लिया जाए। और फिर आपने अपने लिखे हुए से क्रैम करना है, मेरी किताब से क्रैम नहीं करना, अपने हैंड क्रैम करना है। तो आपको नज़र आएगा कि आपकी क्रैमिंग भी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो बाय द एंड ऑफ सेशन के पास 100 सफ़े का एक रजिस्टर होगा जिसमें आपका पूरा बिजनेस लॉ कह हुआ होगा, और आप बड़े आराम से एट एनी गिवन टाइम 3 से 4 घंटे के सेशन में उसको रिवाइज करने की पोजीशन में होंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इस चीज़ को प्लान करें तो वीकली आप उसे राइट करें, क्रैम करें, और उसके साथ आप दें टेस्ट। वीकली बेसिस पे मैं आप लोगों से टेस्ट ले रहूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि होता ही है कि थ्योरी के न्यूमेरिकल में क्या होता है, क्लास में टीचर न्यूमेरिकल कराता है, आप घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, वो भी न्यूमेरिकल होता है, पास पेपर देखते हैं उसको भी न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करते हैं, और पेपर में जाते हैं तो भी न्यूमेरिकल करना होता है। थ्योरी में क्या होता है, क्लास में सुनते हैं, घर जाके पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, और पेपर में क्या करना होता है, लिखना होता है। तो गैप आ जाता है कि आपकी समझ बड़ी अच्छी होती है लेकिन आपकी राइटिंग बड़ी फारिग होती है। फारिग राइटिंग, ये कुछ अपना सा लगा ये लफ्ज़। तो मुराद है आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको बात बयान नहीं करनी आती है, बात बयान तो हो गई है ना। इसका मतलब है इस चीज़ से आपको एक बात समझ आ गई कि ICAP में गंदी राइटिंग वाले भी पास हो जाते हैं। तो अगर मैं पास हो गया हूँ तो ये एक मोटिवेशन है कि गंदी राइटिंग के साथ भी इंसान पास कर लेता है। आपको अक्सर टीचर्स की राइटिंग यहाँ पे गंदी मिलती है,
न्यूमेरिकल के टीचर जो है, चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने होते हैं तो उनकी राइटिंग साफ़ होती है। अदर देन न्यूमेरिकल टीचर्स की राइटिंग जो है ना वो तकरीबन ऐसी है। पहले मेरा ख्याल था कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, जब से ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ओपन हुआ और कॉलेजेस ने अपने लेक्चर शेयर करने शुरू किए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तकरीबन सेंटर में हूँ कहीं, मतलब मेरे से। तो आपकी रिटन प्रैक्टिस होगा कि आपको एक अननोन आएगा अचानक से, आप उसे देखेंगे, टकराएंगे, कोशिश करेंगे। मैं हर टेस्ट से अगले दिन पहले उस टेस्ट को डिस्कस किया करूंगा इंशाल्लाह, और फिर हम आगे चला करेंगे। तो डेली 50 मिनट पढ़ना है, वीकली बेसिस पे एक काम ये करना है वीकेंड पे कि आपने राइटिंग करनी है, क्रैमिंग करनी है, और उसके फ़ौरन बाद मोस्ट प्रॉब्ली मंडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट हो जाया करेगा, जिससे आप उसको एक्सप्रेस करने की पोजीशन में भी आएंगे। मंडे टेस्ट के 2 फ़ायदे होंगे। फ़ायदा नंबर 1, पिछले वीक आपने जो पढ़ा और वीकेंड पे जो लिखा और याद किया, आपको फ़ौरन से उसमें अंदाज़ा हो जाएगा आपकी असेसमेंट क्या है, और मैं आपको ज़्यादा अजियत भी नहीं दूंगा। यानी कि पहला वीक वो वाहिद वीक है जिसमें हम 5 दिन पढ़ रहे हैं, 5 दिन। सैटरडे ऑफ है, फॉर एवर ऑफ है। सैटरडे के एडजस्टमेंट डे है, इसलिए कि जहाँ हमें लगे कि बीच में अचानक से एक मैच आया, कज़ाफ़ी में मैच है जी, पूरा लाहौर बंद है, क्लास ऑफ हो गई, तो ठीक है हमारे पास सैटरडे है, हम एडजस्टमेंट डे कर लें। मैंने पूरे वीक का एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, मैं उस वीकली स्केड्यूल को फॉलो कर रहूँगा इंशाल्लाह। तो जिसमें किसी वजह से छुट्टी हो जाए उसमें हम सैटरडे ऑन कर लेंगे। तो सैटरडे का एडजस्टमेंट डे है, जो मेरी कोशिश होगी कि पूरे सेशन में मुश्किल से एक आध दफ़ा ऑन करना पड़े, ताकि जब एक सब्जेक्ट वॉल्यूम में उतना बड़ा नहीं है तो ऐसा ना हो कि आप हर दिन उसको मुसीबत के तौर पे अपने ऊपर सवार रखें। तो पहले वीक 5 दिन पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीक से मंडे को आप टेस्ट दिया करेंगे और 4 दिन तकलीफ़ में आया करेंगे। उससे ये होगा कि सब्जेक्ट बोझ भी नहीं बनेगा और साथ साथ बड़े स्मूथ तरीके से होता चला जाएगा। अगेन वही बात है कि अब वो आपको अगर किसी ने मशवरा दिया है तो इस वजह से कि सब्जेक्ट को मुसीबत बना के नहीं पढ़ाना यहाँ पे एक अच्छे तरीके से। फिर ये भी मतलब नहीं है कि शायद मैं छुट्टी करने के मूड में हूँ तो इसलिए मैं उस दिन अपनी कोई और क्लास यहाँ ज़रूर ले रहूँगा, और एक क्लास के लिए अगर घर से निकल के आ गए तो 1 क्लास के और 2 क्लास के और 3 क्लास क्या, असल मसला तो घर से निकलना है। छुट्टी तो ख़त्म हो गई ना जब घर से निकल आए। तो पॉइंट ये है कि लॉ के अंदर मेरी कोशिश ये होती है कि 5 डेज़ अ वीक क्लास हो और उसके बाद उन 5 में से एक दिन टेस्टिंग का हो, क्लास वाले ही टाइम पे हो। क्योंकि अगर मैं किसी भी और टाइम पे टेस्ट रखूँगा, आप कहेंगे उस टाइम पे मेरी टेक्स्ट की क्लास है, उस टाइम पे मेरी उस वाले कॉलेज में वो वाली क्लास है, उस टाइम पे मेरा ये एक्टिविटी है, मैं उस टाइम खाना खाता हूँ, मैं उस टाइम नमाज़ पढ़ता हूँ। इस तरह से क्लास वाला ये टाइम आपका टेस्ट टाइम होगा, 1 से 2 आप टेस्ट दे हुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे ये होगा कि जो आपको पेपर में राइटिंग वाली एबिलिटी चाहिए, अगर आपने घर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं भी की तो कम से कम हर टेस्ट में देखें ना 4 से 5 सवाल होते हैं, फिर बीच में एक मिड टर्म आएगा। जब अपना सिलेबस मैक्सिमम ख़त्म कर चुके होंगे तो एक 3 घंटे का एग्ज़ाम आएगा। मैं 1 हफ़्ते के लिए आप लोगों को आपकी क्लासेस होल्ड पे लगा दूंगा, उस हफ्ते के एंड पे आपका 3.25 घंटे का आई कैप जैसा एग्ज़ाम होगा उसी तरह से 3 घंटे वाले एनवायरनमेंट में। फिर सेशन एंड पे एक फुल फ्लैज मॉक भी होगा। तो मॉक, मिड टर्म, दरमियान के टेस्ट मिला के अगर आपने सिर्फ टेस्ट ही देते रहे तो आप 100 से ज़्यादा सवाल तो सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके लिए एक्स्ट्रा दिक्कत नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा डे पे नहीं आना कॉलेज, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना आपने, बस उसी तरह से अपने उन डेज को प्लान करना है। तो आपको टेस्ट तकलीफ़ नहीं देगा क्योंकि टेस्ट क्लास वाले टाइम पे होगा, ना उसका कोई क्लैश होगा, ना कुछ और मसला होगा, आप टेस्ट कर सकेंगे। तो डेली पढ़ना है, वीकली लिखना है, क्रैम करना है, टेस्ट वगैरह देना है, और सिर्फ अपने दिन को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। मैंने आपको बताया कि आपको 3 से 4 घंटे चाहिए पूरे दिन पढ़ने के लिए, बस इससे ज़्यादा जो पढ़ रहा है वो गलत कर रहा है। इसका मतलब है वो पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर रहा है। पढ़ाई के साथ शिरक नहीं करना, पढ़ाई के साथ कुछ और चीज़ शरीक ना करें, सिर्फ पढ़ाई करें। 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं, आप आवाज़ार हो जाएंगे, धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे कनपट्टी से, लग समझ जाएगी कि वाकई आप कुछ करके उठे हैं। आपको शायद याद हो PRC के चंद उन हसीन दिनों की कहानी जब अचानक से आप वाकई ही पढ़ जाते थे। तो अगर आप 3-4 घंटे आपने टिका के पढ़ लिया तो उस दिन आप फिर पूरा दिन और कुछ नहीं करते थे। तो 10 घंटे नहीं पढ़ना, 3-4 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। 10 घंटे पढ़ाई एंड फेसबुक, ना फेसबुक का मज़ा आया ना पढ़ाई का मज़ा आया। उससे आसान है कि 4 घंटे पढ़ाई और 6 घंटे फेसबुक। खुल के एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। बनाएं फेक अकाउंट, शुगल करें, मस्ती करें, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करें, ये करें।
जो एक्टिविटी करनी है करें, लेकिन पढ़ाई का टाइम जो है ना वो ऐसा टाइम है जिस वक्त आपने मोबाइल को बंद करके चार्जिंग पे लगाया हुआ है। आपको पता है बंद हुआ हुआ मोबाइल तेज़ी से चार्ज होता है, और दिन में मोबाइल को अगर बंद कर दिया जाए ना 3-4 घंटे के लिए तो उसकी बैटरी लाइफ और आपकी सोशल लाइफ दोनों इंप्रूव होती हैं। तो एक आदत बना लें कि वो वाले टाइम पे मोबाइल बंद किया हुआ और चार्जिंग पे लगाया हुआ। बात समझ रहे? तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बड़ी बेहतर होंगी। तो ये एक ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स पे हम बात कर रहे थे। आपके सवाल सब्जेक्ट को लेके पैटर्न बताया कि मंडे से फ्राइडे तक क्लास पहले वीक, उसके बाद मंडे इंशाल्लाह हमेशा टेस्ट डे, सैटरडे के एडजस्टमेंट डे है, जिस वीक का टारगेट पूरा ना हो, जिस वीक में कोई अचानक से छुट्टी आ जाए। ये सेशन बहुत खूबसूरत सेशन है। पिछले सेशन अगर आप आते तो आप लोगों को अंदाज़ा होता कि बहुत मुसीबत थी। 2 दफ़ा ईद थी, ईद पे बच्चे जाते हैं तो फिर वापस आना भूल जाते हैं, 1.5-2 हफ्ते बाद वापस आते हैं, अच्छा वापस आने के बाद अगली ईद का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तो 2 दफ़ा ईद थी, फिर बीच में रिज़ल्ट आया, ईद से पहले एक ईद से पहले रमज़ान चल रहा होता है, उसमें लोग बहुत कम पढ़ रहे होते हैं, और फिर एक अनसर्टेनिटी थी कि आपने बाउंड किया था कि लाजमी 3 पेपर उठाने हैं, और उसकी वजह से भी लोग बड़े आवाज़ार हुए थे। इस सेशन में कोई आवाज़ारी नहीं है। इस सेशन में गिनती की 3 छुट्टियाँ होती हैं। 25 दिसंबर वो इतवार पे, ईद मिलादुन्नबी वो भी इतवार, 5 फरवरी वो भी इतवार पे। तो इस पूरे सेशन कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये मतलब इस दफ़ा का जब कैलेंडर बन तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, जितना सुकून वाला है। भाई देखें, अगर पिछले सेशन में 2 ईदों के साथ भी सिलेबस टाइम पे ख़त्म हुआ है, तो इस दफ़ा अगर ईदें भी माइनस हो गई, पब्लिक हॉलीडेज़ भी कोई नहीं है, तो सुकून। तो इसका मतलब है कि फिर अगर आप इस दफ़ा सही तरीके से पढ़ाई को लेके चलते रहें तो ज़बरदस्त है। आप लोग अगर कैफ की पहली अटैम्प्ट दे रहे हैं तो यू आर लकी एनफ कि आपको सर्दियों वाला सेशन मिला। पढ़ाई के लिए सबसे आइडियल होता है। ऊपर से गर्मियों वाले सेशन में तो अब 2 ईदें भी आ जाती हैं, तो ये वाला सेशन पढ़ाई के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। लंबी लंबी रातें हैं, और इवन सुबह से लेके मतलब के नाश्ते के टाइम तक भी अच्छा खासा पुरसुकून टाइम है। तो रज़ाई में कितनी देर घुसे रहेंगे? मतलब कभी तो दिल करेगा कि अब कुछ पढ़ाई की जाए कुछ इस तरह से। तो और मज़े की बात है, मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसमें आप 10 घंटे सोएं, कोई मसला नहीं। अगर आप सही से पढ़ लें तो फिर अय्याशी ही अय्याशी है। अगर आप वो बच्चे हैं जो सुबह फजर पे उठ के पढ़ता है तो रात 9 बजे सो जाएं, सोते रहें, अन्यवा सोते रहें, थक के उठेंगे। फजर भी कितनी आगे चली जाएगी सर्दियों में। तो खूब खूब एंजॉय करें, अच्छी खासी नींद लें। अच्छा, जितनी ज़्यादा नींद लेंगे उतना कम टाइम फेसबुक पे बैठेंगे, जो सिर्फ टाइम तबाह करती है। जी, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी बात? एक आखिरी स्लाइड जिस पे थैंक यू लिखा हुआ होता है गालिबन, और एक ईमेल और नंबर भी दिया हुआ होता है। जी, जुम्मे वाले दिन क्या होगा? जुम्मे वाले दिन हम इस क्लास को पीछे ले जाएंगे। जुम्मे वाले दिन आप लोगों का इससे पीछे तो कोई क्लास नहीं है, ये हम लोगों ने टाइम टेबल को देख के बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज किया। जी एक मिनट, मैं समझा शायद इसी से रिलेटेड, मैं इसको कंप्लीट करके फिर आता हूँ। तो जुम्मे वाले दिन हम ये क्लास 12:30 पे स्टार्ट करके 1:15 या 1:10 पे ख़त्म किया करेंगे इंशाल्लाह। जुम्मे वाले दिन मेरा जो ऊपर वाली क्लास होती है वो वाली क्लास नहीं है, वो हमने शुरू में टाइम टेबल बनाते हुए देख लिया था कि ये वाली क्लास को जुम्मा अफेक्ट कर रहा है, तो ये पिछली वाली क्लास वाले टाइम पे चली जाएगी 12:30 से 1:10। और अगर हमें लग रहा होगा कि ये भी सही काम नहीं कर रहा था, हम उसको 12:15 पे ले जाएंगे। और 1:10 मेरी कोशिश होगी, बहुत मजबूरी बन गई तो 1:15 पे आपको छोड़ दिया करूँगा, अदरवाइज़ 1:10 पे हम वो क्लास ख़त्म कर लिया करेंगे जुम्मे वाले दिन। जी आप क्या कह रहे थे? वीकली राइट क्या करना है? हमने पूरे वीक जो पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और आपसे मैं कहूँगा किताब का पेज नंबर 1 हम लोगों ने हाफ पढ़ लिया, फिर मैं अगले दिन कहूँगा 1 का हाफ और 2 तकरीबन एंड तक हमने पढ़ लिया, तो होगा ये कि पूरे वीक के बाद आपके पास 4 सफ़े शायद होंगे जो हमने पढ़े होंगे। वीकेंड पे एक दफ़ा बैठे, वो चारों सफ़े अपने पास एज इट इज़ नीट एंड क्लीन करके मेरी किताब सामने रखे, शुरू में मैं हैंड आउट दे रहूँगा, सामने रखे उसे। फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 जो हमारा स्टार्टिंग जो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे होंगे चैप्टर 2, 3 वगैरह से, वो 3 और 4 सफ़े के हैं। पूरे हफ्ते में हमने 3 सफ़े पढ़ना है, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है एक दफ़ा, क्योंकि समझ तो आपने क्लास में रखा हुआ है। कॉपी पेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपके अपने रजिस्टर पे नीट करके आ जाएगा, मेरे 3 सफ़े आपके 4 सफ़े बन जाएंगे, या शायद 4.5 सफ़े बन जाएंगे, बट आपके पास एक रजिस्टर होगा, उसके बाद 700-700 सफ़े की
तो ये 70 सफ़ा है, और उधर तो समझ भी नहीं आती थी क्या लिखा हुआ है, C3H4 पता नहीं क्या अजीब अजीब से फार्मूले। तो ये तो इधर तो फिर जो लिखा हुआ है वो अंग्रेज़ी है, समझ आती है जी। सिंपल लीगल लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जब डेफिनेशन आएगी मैं आपको मोहतात कर दूंगा, मैं कहूँगा डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अपने ओरिजिनल वर्ड्स में लिखना है, डेफिनेशन को हूबहू क्रैम करना है। उसके अलावा हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो मैंने अपनी किताब में भी आईकेप की किताब को शॉर्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है, आईकेप ने अपनी किताब में ओरिजिनल लॉ को शॉर्ट वर्ड्स में, आसान वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ लीगल लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है जी। और कोई कन्फ्यूजन? तो टेक्निकली तो हमने इस हफ्ते भी 4 दिन पढ़ना है, आज तो हमने सिर्फ ओरिएंटेशन की है, बट ये दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस को समझना, अप्रोच को समझना। अगर बाय द एंड ऑफ दिस ऑल आपको ये 3-4 घंटे वाली बात ही समझ आ गई है ना, और ये बात समझ आ गई है कि दिन में 2 ऐसे टाइम होते हैं जो सबसे सेफ होते हैं, या बहुत लेट नाइट या बहुत अर्ली सुबह, जिसमें मिनिमम एक्टिविटी चल रही होती है दुनिया में, जिसमें आप बहुत सेफ होकर सुकून से पढ़ सकते हैं। आंसर का फॉर्मेट मतलब एक हफ्ता गुजारने के बाद मंडे को जब आपका टेस्ट होगा तो मैं ट्यूसडे को टेस्ट डिस्कस करने से पहले आपको बताऊंगा कि ये 3 तरह के सवाल आईकेप में आते हैं, इस तरह के सवाल को इस तरह से लिखना होता है, इस तरह के सवाल। और उसके बाद हर टेस्ट में मैं बताया करूंगा कि इस टेस्ट में ये सवाल टाइप 1 था, ये टाइप 2 था, टाइप 3 था। तो थ्रू आउट सेशन आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी कि ये किस तरह का सवाल था और उसको मैं कैसे अप्रोच करनी थी। लेकिन एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने तौर पर, बजाय इसके कि आप पहले ही टेस्ट में दिमाग से सोच के वो कर रहे हो कि अच्छा सर ने क्या बताया था, आप नेचुरल तरीके से चलें। पहली दफ़ा अपने तरीके से आंसर करें जो आपको लग रहा है कि ऐसे आंसर होना चाहिए, फिर मैं उसको थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करूं। डन? तो इंशाल्लाह ताला फिर आप तैयार हैं। एक चीज़ जो आपसे चाहिए वो चाहिए कमिटमेंट। डेली का डेली पढ़ना है। अगर आप गौर से देखें तो आपको 4 दिन पढ़ना है। मंडे को टेस्ट है तो उस दिन तो सुकून है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन 50-50 मिनट, और वीकेंड पे एक दिन जिसमें आपने लिखना और याद करना है। तो टोटल 4 दिन के 50-50 मिनट आपसे मांग रहा हूँ और एक दिन का ज़रा ज़्यादा टाइम मांग रहा हूँ। ये जो 50 मिनट से जब बचेगा टाइम, आपने घर जाके पढ़ा, कई दफ़ा ऐसा होगा घर जाके 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, आप कहेंगे अब क्या करूँ, उसी वक्त लिख लें। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे स्पेंड करें। मैं नहीं चाहता कि आप हर दिन भारी भारी फील करें, नहीं बात ये है कि लॉ आप जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो एक ख़ास टाइम के बाद ना ये भारी हो जाता है, परेशान करना शुरू कर देता है। तो इसको रिलैक्स सब्जेक्ट के तौर पे लेके चले, मज़ा आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई दफ़ा 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आप सब पढ़ लेंगे, तो जो आपके पास आधा घंटा बचेगा उसमें लिख भी लिया जाएगा सारा। तो आपने बस टाइम 50 मिनट रखना है, या बहुत बढ़ा के 1 घंटे इसके लिए टाइम एलोकेट कर लें, उसमें आप लिखने वाला काम करें। कुछ पढ़ के याद करना शुरू कर देंगे, याद करने से बेहतर है कि आप उसे लिख लें, अपने लिखे वैसे याद करें। ये रजिस्टर वाली अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे आपको सब्जेक्ट कभी परेशान नहीं करेगा। अब इससे पहले कि बाहर वाले बच्चे मारना शुरू कर दें, क्योंकि उधर भी यही वाले मामलात होंगे, तो ठीक है फिर इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं इसी टाइम पे 1 बजे, और कल से पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 2 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।